खुशामदीद। आज हम पीपीएससी की तैयारी में जो सबसे पहले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो पीपीएससी या एनटीएस की वेबसाइट पे जो हमें आउटलाइन मिलेगी वो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसमें प्रोग्राम को हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के लिए उनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि उसको यानी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं वो कौन से हैं और उनका क्या इस्तेमाल है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, उनकी इकसाम के बारे में देखेंगे। इसके बाद ट्रांसलेटर क्या होता है उसकी इकसाम देखेंगे और ऐसे डिबगर, और डिबगर के बाद हम देखेंगे कि प्रोग्राम लाइफ साइकिल ये क्या होता है। और इसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं जैसे कि जो डेटा टाइप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, और ऐसे ही ऑपरेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम देखेंगे। और ऐसे ही हम लूप्स के बारे में सीखेंगे और डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स को देखेंगे, फंक्शन कैसे बनते हैं, उनको कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन की टाइप्स क्या है उसको सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर में हम देखेंगे कि पॉइंटर के जरिए हम फंक्शन में कैसे डेटा सेंड करते हैं और फंक्शन की मजीद आगे हम डिटेल आने वाले टॉपिक में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर का आगाज के इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्या होता है। जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें ग्रामर मुहैया करती है। ग्रामर मीन्स these are the rules which are used to create a program, and then there are major two types of programming languages. These are machine level languages and high level language. मशीन लैंग्वेज क्या होता है जी? मशीन लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर की ही जुबान है, यानी कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कोड को या कोई भी फाइल से एग्जीक्यूट करता है। मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट हैंडल्स बाइनरी डेटा। मिसाल के तौर पर 0 and 1, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें पहले से मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। अगर हमें मशीन लैंग्वेज के बारे में नहीं पता तो हम मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक चंद स्टेटमेंट लिखी हुई है मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। तो ये वो बेसिक स्टेटमेंट है जो सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके लिखी हुई है। तो पहली स्टेटमेंट में 0 टेट्रा 1 टेट्रा 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको देख के मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसे डायरेक्टली समझता है लेकिन जो यूजर है वो इसको डायरेक्ट नहीं समझ सकता। तो इसको समझने के लिए पहले उसे इसकी जितनी भी डिटेल है यानी इस पे अबूर हासिल करने के लिए अलग से उसे बकायदा एक बुक है उसको रीड करना पड़ेगा, इसके अलग कंसेप्ट हैं उन्हें समझना पड़ेगा, इसके बाद वो प्रोग्राम लिखने के काबिल होगा। तो बजाय कि हम पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज को सीखें, मशीन लैंग्वेज के रूल्स को सीखें, उनके रूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम सीखें, तो उतने टाइम पे हम जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करते हुए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट है मशीन लैंग्वेज का कि मशीन लैंग्वेज में कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसमें कुछ मसाइल थे जिन मसाइल को खत्म करके, यानी जैसे अभी कुछ स्टेटमेंट ऐसी थी जो बार बार यूज होती थी। मिसाल के तौर पर हमने यूजर से अगर इनपुट करनी है तो इनपुट करने के लिए मशीन कोड में 3 से 4 लाइनें मशीन कोड की इस्तेमाल होती थी। तो उन 3-4 लाइनों को क्योंकि हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता था, तो अगर उसमें एक नंबर यानी इसमें कोई एक बिट अगर मिस हो जाती तो उससे जो हमारा जो प्रोग्राम था वो गलत हो जाता था। तो इससे बचने के लिए जो स्टेटमेंट बार बार इस्तेमाल हो रही थी उन स्टेटमेंट को हमने कुछ खास नाम से यानी लेबल से तब्दील कर दिया। हम फिर क्या करते थे, उन स्टेटमेंट की बजाय हम सिर्फ लेबल का नाम लिखते थे। तो बेसिकली उन लेबल्स को हमने निमोनिक्स का नाम दिया। तो निमोनिक्स के आने के बाद उस लैंग्वेज की वो क्या था, एक उसका अपडेटेड वर्जन था
मशीन लैंग्वेज का। तो उस अपडेटेड वर्जन को हम क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबली क्या होती है कि मशीन के बाज कोड जो बार बार इस्तेमाल होते थे उनको हमने कुछ खास नामों से जाहिर किया जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं, ताकि यूजर जो है वो आसानी से प्रोग्रामिंग कर सके। अब इसके लिए अब मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है असेंबली लैंग्वेज के लिए, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है सब ए एक्स कॉमा बी एक्स। तो इसका मतलब यह है कि ए एक्स कोई एक रजिस्टर है, बी एक्स कोई एक दूसरा रजिस्टर है। यानी फर्ज करें कि ये कोई दो वेरिएबल है जिनको आपने तफरीक करना है। तो यानी इसको देख के मुझे ना कुछ समझ आ रही है, बजाय कि मशीन कोड में भी यही काम हो रहा है, लेकिन इसका कोड पहले मुझे समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए मुझे नंबर सिस्टम पूरा समझना पड़ेगा, फिर उसकी स्कीम क्या है। उसके अलावा काफी सारे फॉर्मेट है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। तो हमें उसके बारे में, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमें इनको सीखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी जो है हाई लेवल लैंग्वेज उसकी ग्रामर को जस्ट हम यूज करेंगे, और आगे जैसे हम आगे देखेंगे सी इन सी आउट, तो वो इनपुट और आउटपुट करने के लिए दो स्टेटमेंट है जो हमें खुद ब खुद क्या करेंगे, यूजर से डेटा एंटर करवाएंगी। वो कैसे करवाती है, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, हमें उसके बारे में कोई परवाह नहीं। हम तो देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसान आसानी से सीख सकता है, आसानी से सीख कर प्रोग्राम क्रिएट करता है। तो यानी these are such languages which are near to human and far from computer। यानी वो जो इंसान है इन्हें इस लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम आसानी से समझ आता है, लेकिन कंप्यूटर को इसे रीड करने के लिए अलग से एक है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। इसके अलावा एक तीसरी टाइप है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है असेंबलर। असेंबलर सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि अब जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो ज्यादातर लोग जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उसके लिए दो मेजर जो टाइप्स है ट्रांसलेटर की, वो है जी कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर उसमें कोई एरर आती है तो उस एरर को वो एक लिस्ट की शक्ल में हमें शो करवाता है कि इस प्रोग्राम में आपकी यहाँ यहाँ पे एरर है। तो हम रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद फिर हम रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो चल जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ना कि वो पूरे प्रोग्राम को एज अ होल एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर का फायदा ये है कि वो हर लाइन में अगर कहीं पे कोई एरर आती है तो वो फौरी वहीं पे हमें रोक देगा, हमें बताएगा कि आप यहाँ पे एरर से सही करें। लेकिन इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो है टाइम कंज्यूमिंग। यानी जो इंटरप्रेटर है वो टाइम कंज्यूमिंग है, यानी वो ज्यादा टाइम लेता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, ना ना कि जो जो है हमारा कंपाइलर, वो कम टाइम में हमें उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो इसके बाद अब डिबगर क्या करता है, डिबगर क्या एक ऐसा टूल है जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को चेक करता है कि प्रोग्राम हमारा कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ट्रांसलेटर की टाइप्स को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे डिबगर क्या करता है। डिबगर एक ऐसा टूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोग्राम का फ्लो चेक करते हैं। यानी फर्ज करें मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, तो अगर आपने काफ़ी सारे फंक्शन अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किए हुए हैं, तो आपको अगर नहीं पता है कौन सा फंक्शन पहले कॉल हो रहा है और कौन सा फंक्शन बाद में कॉल हो रहा है, तो इसके लिए हम डिबगर टूल को इस्तेमाल करेंगे। वो आपको बताएगा कि जो आपका प्रोग्राम है वो स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी डिबगर। डिबगर इज अ टूल दैट इज यूज टू चेक द फ्लो ऑफ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन बाय यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स। यानी ब्रेक पॉइंट और कंटिन्यू ऑप्शन को इस्तेमाल करके, ये क्या है, ये दो ऐसी ऑप्शन है जो हमें हर जो आईडीई है, जैसे ये मैं अगर मैं कोड ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कोड ब्लॉक मुझे इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ब्रेक पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम का फ्लो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए जस्ट हम क्या करेंगे, उधर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने से क्या होगा कि हमें वहाँ पे हमें हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो उस लाइन से स्टार्ट करेगा। जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा
तो उस लाइन से स्टेप बाय स्टेप हम एक एक लाइन का जो रिजल्ट है वो चेक करते जाएंगे। तो ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए और हमें पता ना चले ये एरर कौन सी स्टेटमेंट से आ रही है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिबगर को इस्तेमाल करके करके वन बाय वन लाइन का जो रिजल्ट है उसको चेक करते जाते हैं कि कहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन है या फिर हमारी लॉजिकल एरर है, तो वो हमें डिबगर के जरिए पता चलती है। या बाज़ का हमने देखना हो कि हमारा रिजल्ट कैसे इस तरह आ गया, तो उसके लिए भी हम डिबगर ही यूज करते हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं या एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहां पे हमने एजेक्स को यूज किया हुआ मिसाल के तौर पर। तो एजेक्स में जो रिजल्ट है वो हमें सर्वर साइड पे रिटर्न होता है, क्लाइंट साइड पे। तो वहां पे हमने जो जेसन के थ्रू अगर हमने डेटा फेच किया है तो हम पहले उसका फॉर्मेट चेक करते हैं या उसका रिजल्ट देखते हैं कि आया कि जो हमें बैकएंड सर्वर से जो हमें रिजल्ट मिला है क्लाइंट साइड पे उसका क्या फॉर्मेट क्या है। तो इसके लिए हम डिबगर को यूज करते हैं। तो ये था जी बेसिक तारुफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में जो बेसिक जो टर्म्स थी इसका मैंने आपको अभी यहाँ पे आपको इसका मतलब बताया, इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश की। तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे जो आगे हम इसके मेन टॉपिक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका मेन टॉपिक क्या है जी, वेरिएबल क्या होते हैं, उसकी इकसाम देखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स को हम कैसे यूज करते हैं, बाद ऑपरेटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसे ही हम आगे जितने भी अब कंसेप्ट हैं ये सारे प्रैक्टिकली हम समझेंगे कि इसको हम कैसे मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जितना भी पढ़ा था वो एक तरह से थ्योरेटिकल था, उसको उसके बारे में हमने सिर्फ जानना था, ओवरव्यू था वो हमारा कि कौन सी टर्म जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो अब हम देखते हैं जी वेरिएबल्स, वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कोड ब्लॉक को इस्तेमाल करते हुए। तो मैं सपोज करूं कि आपको बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की पहले से अंडरस्टैंडिंग है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेन यानी इंट मेन से यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो वन बाय वन वो जो जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो वन वन बाय वन क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने बेसिकली लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को सिखाने का कंसेप्ट दिया हुआ है, या कोशिश की है कि आपको लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल में इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो लेट्स से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है इंट मेन का। तो इस मेन फंक्शन में मैंने एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल किया जिसका नाम मैंने रखा हुआ है इंक्रीज। फंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में डिटेल से समझाऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ इस लाइन को लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने इंक्रीज नाम का कोई एक फंक्शन बनाया है। उस फंक्शन में मैंने स्टैटिक लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल किया हुआ और ऐसे ही मैंने कोई ग्लोबल वेरिएबल भी क्रिएट किया हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पे एक्सेस करके शो किया हुआ है कि क्या हम ग्लोबल वेरिएबल की एक्सेस या विजिबिलिटी क्या है। तो जब मेरा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट यानी इसकी जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो क्योंकि मैंने मेन फंक्शन के फौरी बाद जो पहली मेरी स्टेटमेंट है वो मेरे क्या फंक्शन की स्टेटमेंट है, यानी मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है इंक्रीज। तो इंक्रीज फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से वो मेरे कंट्रोल को यहाँ से शिफ्ट करवाएगा मेन से ऊपर। तो वो मेन से ऊपर मैंने यहाँ पे इसको इसकी क्या किया, सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है। इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी प्रोटोटाइप मैंने ऊपर प्रोवाइड किया। तो बाज़ बात हमारी जरूरत क्या होती है कि हम सारे का सारा कोड जो है फंक्शन जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसको मेन फंक्शन के नीचे लिखना चाहते हैं। तो हम उन तमाम फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यानी उनकी प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ से फिर हमारा जो कंट्रोल है वो इंक्रीज नाम का फंक्शन मेन से नीचे फाइंड करता है। तो ये मेन फंक्शन जैसे ये यहाँ पे एंड हो रहा है फंक्शन हमारा मेन। उसके बाद ये इंक्रीज नाम का फंक्शन जो ऊपर उसने प्रोटोटाइप दी हुई है वो उसको यानी इंप्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, एक लोकल यानी वेरिएबल क्रिएट कर रहा है एक्स के नाम से, और इसके बाद n2 में 0 मैं असाइन कर रहा हूँ। अब x और n2 क्या है, ये दो वेरिएबल हैं। अब ये लोकल वेरिएबल है और ये n2 क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हम मेन फंक्शन से ऊपर इसको
डिक्लेयर करते हैं, अगर इनिशियलाइज करना चाहे तो वो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये n2 के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें 0 नंबर असाइन किया है, ताकि मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकूं कि मैं इसको कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब पहली दफा ये मेरा इंक्रीज फंक्शन मेन से कॉल होगा, मेन से कॉल होने के बाद क्या होगा, इंट एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा, उस वेरिएबल में 0 वैल्यू सेव हो जाएगी। ऐसे ही एक एन टू जो पहले से वेरिएबल क्रिएट हुआ हुआ है उसमें वो 0 असाइन कर देगा। इसके बाद एक और तीसरा वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम नम होगा, और उसमें भी वो 0 वैल्यू सेव करवाएगा, यानी असाइन कर देगा। तो इसको अगर हम मेमोरी के हवाले से चेक करें तो हम, मैं आपको पेट में आपको एक मेमोरी, इसकी जो मैकेनिज्म है कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं, ये फर्ज करें ये मेरी एक मेमोरी है। इस मेमोरी में जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि इंट टाइप का एक्स नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा। तो किस तरह क्रिएट होगा जी, ये एक एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ और उस वेरिएबल में एक्स, यानी इसका इस वेरिएबल का क्या नाम रखा जाएगा जी, एक्स, ये उस वेरिएबल का नाम बन गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, साथ में मैंने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है 0 के साथ, तो इधर वो 0 सेव कर देगा। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है n2 इज इक्वल टू 0, n2 मैंने ऊपर ही इसको इनिशियलाइज किया हुआ 0 के साथ। तो यहाँ पे n2 यानी पहले से एक वेरिएबल बना हुआ है मेमोरी के अंदर, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है जी n2। तो यहाँ पे हम बनाते हैं जी एक n2 का वेरिएबल, और ऐसे ही उसका नाम है जी n2। ये दो वेरिएबल बन, और इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें 0 आएगा, इसमें 0 स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में थर्ड स्टेटमेंट पे मैंने लिखा हुआ है स्टैटिक इंट नम इज इक्वल टू 0। तो अब नम नाम का वेरिएबल भी क्रिएट होगा और उसमें भी 0 ऐसे ही असाइन होगा जैसे मैंने पीछे दो वेरिएबल आपको मिसालें दी हैं। इसके बाद होगा क्या, सी आउट क्या करेगा, सी आउट बेसिकली हमें प्रिंट स्क्रीन के ऊपर, यानी हमारी कंसोल स्क्रीन जो है उसके ऊपर यहाँ पे रिजल्ट शो करवाएगा। तो सी आउट में ये जो डबल क्वेश्चन मार्क में मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ वो एज इट इज हमारा कंसोल स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस प्लस नाम, इसका इसको कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यानी पहले नंबर में जो कुछ भी होगा उसमें पहले एक नंबर यानी एक वैल्यू का वो इजाफा करेगा, और इजाफा करने के बाद वो कंसोल स्क्रीन पे शो करवा देगा। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया हुआ बताया हुआ है, तो प्लस प्लस नम का मतलब है नंबर यानी नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। नम में जो भी वैल्यू होगी उसमें एक नंबर का इजाफा करेगा, इजाफा करने के बाद वो उसमें सेव कर देगा, उसके बाद उसको शो करवा देगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल में भी एक वैल्यू नंबर का इजाफा किया, और इसके बाद लोकल वेरिएबल में भी मैंने एक नंबर का इजाफा किया हुआ है, और सबके आखिर में मैंने एंड एल स्टेटमेंट यूज किया या कीवर्ड यूज किया। ये बेसिकली जब हम रिजल्ट जो कंसोल पे शो हो उसके बाद हम नेक्स्ट रिजल्ट वो नीचे वाली लाइन पे शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एंड एल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी हम एग्जीक्यूशन क्या करते हैं, तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा, तो क्योंकि ये एक्स वेरिएबल की जो विजिबिलिटी है ये उस फंक्शन के अंदर ही होगी, यानी जिस फंक्शन में हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं लोकल वेरिएबल की जो विजिबिलिटी है वो उस फंक्शन तक होती है, यानी इस फंक्शन की विजिबिलिटी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो होगा तो इसके अंदर ही, यानी स्टैटिक वेरिएबल को हम इसके अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर मैंने ये लिखा हुआ नम इज इक्वल टू 0, यानी नम की वैल्यू मैंने इसमें चेंज की हुई है, तो मैं मेन फंक्शन में आके लिखूँ नम इज इक्वल टू, लेट से मैं फर्ज करता हूँ जिसमें मैं कोई नई वैल्यू असाइन करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं गलत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्टैटिक वेरिएबल भी एक लोकल वेरिएबल की किस्म है, लेकिन उसमें फर्क यह है कि उसकी वो हर दफा अपडेटेड वैल्यू लेता है, ना कि उसकी जो इनिशियलाइजेशन बाद में होती है उसकी वैल्यू लेता है। तो इसको हम रन करके चेक करते हैं। ये है उसकी आउटपुट। तो इस आउटपुट को हम इस्तेमाल, यानी इस आउटपुट के जरिए मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम चला, प्रोग्राम चलने के बाद फौरी मैंने क्या किया, इंक्रीज फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो इंक्रीज फंक्शन में मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल इस्तेमाल किए हुए, स्टैटिक, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। तो इंक्रीज में एक्स वेरिएबल क्रिएट किया, एंड टू वेरिएबल क्रिएट किया और नाम वेरिएबल। तो
शुरू में, क्योंकि जब पहली दफा ये एग्जीक्यूट होगा तो एक्स वेरिएबल में भी जीरो साइन होगा, एंड टू में भी जीरो साइन होगा। इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल नम वेरिएबल जो है इसमें भी जीरो असाइन कर देगा। तो तीन वेरिएबल क्रिएट होंगे, एक्स एंड टू और नम के नाम से। इसके बाद क्या हो गया, मैंने तीनों में एक नंबर का इजाफा किया है, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। प्लस प्लस नम, और हम अगर बाद में प्लस प्लस उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स, इसको कहते हैं प्री फिक्स। अगर पहले प्लस प्लस हो तो हम कहते हैं प्री फिक्स, अगर बाद में हो तो उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है कि इसमें एक नंबर का इजाफा करना, यानी ऊपर जीरो है तो जीरो में हम एक नंबर यानी उसमें जमा करेंगे तो जीरो के बाद वो वन होगा, वन उसी वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या फर्क है, तो हम क्या करेंगे, सब में मैंने एक नंबर का इजाफा किया, इजाफा करने के बाद साथ शो किया है। तो जब पहली दफा ये स्टेटमेंट यानी ये प्रोग्राम का यह इंक्रीज फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो नाम एंड टू और एक्स की वैल्यू जो है वो हमें सी आउट यानी कंसोल स्क्रीन में हम उसकी रिजल्ट देखेंगे। तो जब पहली दफा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो स्टैटिक लोकल ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को मैंने शो किया हुआ है। तो क्योंकि सब की वो जीरो की वैल्यू थी, जीरो को मैंने एक दफा इंक्रीमेंट किया, सब की वैल्यू वन वन उसने शो कर दी। इसके बाद ये कंट्रोल यहाँ से दोबारा शिफ्ट हो जाएगा बैक यहाँ पे, यहाँ से दोबारा नीचे एक और मैंने दोबारा फिर फंक्शन कॉल किया हुआ है इंक्रीज के नाम से। फिर क्या करेगा, वो दोबारा से इंक्रीज फंक्शन को नीचे यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ से फिर क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू इंट एक्स इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या होगा कि जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा नए सिरे से एक्स नया वेरिएबल बनेगा, उसमें जीरो वैल्यू साइन होगी, और उसमें फिर नीचे अगर मैंने इंक्रीमेंट किया तो उसमें इंक्रीमेंट करेगा, पहली वैल्यू डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल नाम, तो इसकी वैल्यू फंक्शन चाहे बंद भी हो जाए तो इसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसमें लास्ट टाइम हमने इंक्रीमेंट की थी वो एक दफा, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ तो नाम की वैल्यू वन थी। जब ये दोबारा चलेगा तो दोबारा चलने पे नाम की वैल्यू की लास्ट ऑपरेटिंग वैल्यू क्या थी, वन। यानी ये स्टेटमेंट एक ही दफा इनिशियलाइज होती है, बार बार जितनी दफा इसको मर्जी फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बार बार जीरो नहीं असाइन करेगा। सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक ही दफा यानी वंस टाइम हम उनमें वैल्यू असाइन करते हैं, इसके बाद नीचे जो भी हम उसमें वैल्यू चेंज करते हैं तो अपडेटेड वैल्यू ही हमें स्टैटिक वेरिएबल से मिलेगी। तो क्योंकि मैंने इसको सेकंड टाइम इंक्रीज फंक्शन को कॉल किया है तो स्टैटिक को जब मैंने इंक्रीमेंट करने के बाद शो किया तो स्टैटिक की वैल्यू वो टू शो कर रहा है, लोकल की वन। वन क्यों कर रहा है, क्योंकि जब पहले फंक्शन कॉल हुआ तो लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी। जब दूसरी दफा कॉल हुआ है तो जो लोकल वेरिएबल है उसने फिर उसको जीरो से साइन किया, उसमें एक नंबर का इजाफा कर दिया। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में उसने एक नंबर का पीछे वाली वैल्यू में इजाफा किया था क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। तो ये है कि लोकल और स्टैटिक वेरिएबल में फर्क। और इसके अलावा जो ग्लोबल है इसकी एक्सेस सिर्फ हमें पता होनी चाहिए कि इसको हम जहाँ ऊपर शुरू में हम क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करके साथ अगर इनिशियलाइज करना तो कर दे, नीचे हम जहां मर्जी इसको एक्सेस कर ले, चाहे तो मेन में एक्सेस कर ले चाहे तो ग्लोबल में फिर किसी और फंक्शन में एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि देखिए जो ग्लोबल वेरिएबल है वो वेरिएबल हमें फाइल प्रोग्रामिंग फाइल के एंड तक एक्सेस होता है। तो ये था वेरिएबल का तारुफ के वेरिएबल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। इसके अलावा मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि वेरिएबल को लिखने के जो असूल हैं वो आपको पहले से पता है, यानी जो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इसके असूल हमें प्रोवाइड करती है वो आप पहले से जानते हैं। कि मिसाल तो हमें पता है कि जब भी हमने वेरिएबल का नाम क्रिएट करना है, जैसे यानी मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है तो हमने वेरिएबल का नाम लिखना है जी फर्स्ट करें फर्स्ट नेम, हम फर्स्ट के बाद स्पेस देकर नाम लिखेंगे तो वो एरर आएगी। ऐसे ही मैं कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक और रूल ये है कि पहले लेटर में मैं कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं कर सकता। कांस्टेंट अगर मैंने वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल करना है तो वो मैं आखिर में करूंगा। तो ये कुछ असूल है, या आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएंगे कि वेरिएबल के असूल क्या होते हैं। तो वो तो बड़े आसान है, या अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी ये प्रोग्राम बना के मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे मैंने एक और कांस्टेंट वेरिएबल बना के दिखाया हुआ कि ये क्या होता है। कांस्टेंट बेसिकली वेरिएबल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक ऐसा कांस्टेंट यानी ऐसी वैल्यू हो, पॉइंटिंग वैल्यू है या एक बहुत बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे तो मैंने 3.14 लिखा हुआ है यानी पाई की वैल्यू होती है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक कोई वैल्यू है, उसकी जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है ये फर्दर एक वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम अगर
बार बार नीचे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि बार बार इस नंबर को इतना टाइप करें, हम इस नंबर को किसी वेरिएबल में सेव करते हैं, उस वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए सी प्लस प्लस हमें कांस्ट कीवर्ड प्रोवाइड करती है। और उसके बाद जिस जिस टाइप का वेरिएबल हमने क्रिएट करना है उसकी डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे। ये तरीका है कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने का। ऐसे ही सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज में हमने कांस्टेंट अगर वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम वहां पे डिफाइन कीवर्ड यूज करते हैं, और वो हम ऊपर सबसे ऊपर जैसे यहाँ पे मैंने हैश इनक्लूड लिखा हो, तो यहाँ पे हम एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव के तौर पे उसे इस्तेमाल करेंगे अगर सी लैंग्वेज में हमने कांस्टेंट वेरिएबल क्लियर करना है। क्योंकि ये सी प्लस प्लस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है कांस्ट वेरिएबल, इसके बाद यानी वेरिएबल की टाइप, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू असाइन कर दो। तो ये था कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट करने का तरीका। और इसके अलावा वेरिएबल की एग्जाम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी जो ऑपरेटर्स, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर हम आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे हमें उनकी डिटेल समझ आएगी कि वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, लूप क्या है, अरेज क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है। तो तब तक अल्लाह हाफिज। और आपने इनकी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको प्रोग्राम बनाते हुए कोई इशू आए तो आप मुझे, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके क्वेश्चनिंग कर सकती है, मैं उनका आपको आंसर करूंगा। तो जी अल्लाह हाफिज।